ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफी ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन लेट अस फॉरगेट अबाउट दैट, जस्ट रिमेंबर माय नेम, दैट इज माय नेम इज अजिंक्य। एंड लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। ठीक है, चलिए। ओके, सो लास्ट टाइम जो हम लोग पॉइंट बात कर रहे थे दैट वाज अबाउट कि लो रिएक्टिविटी सीरीज को हम लोग कैसे निकालते हैं। तो हमने देखा था कि उसको सिर्फ हीट करना है, राइट। मतलब बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज आप उसको ऑक्सीडाइज कर रहे हो, पहले पहले ऑक्सीडेशन कर रहे हो उसका, मतलब ऑक्साइड बना रहे हो उसका। एंड नेक्स्ट टाइम व्हाट यू टू डू इज जस्ट हीट इट अप। वो इतने लो रिएक्टिविटी सीरीज के होते हैं कि दे जनरली जस्ट कन्वर्ट देमसेल्व्स किसके अंदर करते हैं, कन्वर्ट खुद को इन देयर पर्टिकुलर मेटल्स। ऑल यू टू डू इज खाली हीट करना है, कुछ भी नहीं है। मतलब ऑक्सीडेशन के बाद डायरेक्टली मेटल मिल जाता है अगर आप हीटिंग कंटिन्यू रखो तो। लेकिन मेटल के अंदर जो आपके इसके थे मिडल एक्टिविटी सीरीज के, उनका थोड़ा सा इशू है। उनके डिपेंड करता है कि आपके सल्फाइड्स के ओर हैं कि कार्बोनेट्स के ओर हैं। अगर सल्फाइड्स के ओर हैं तो आपको रोस्टिंग लगेगा, और अगर आपके कार्बोनेट के ग्रुप्स हैं तो कैल्सिनेशन प्रोसेस लगेगा। रोस्टिंग के अंदर आपका एक्सेस एयर होता है एंड कैल्सिनेशन के अंदर लिमिटेड एयर होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारा जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरह है। पहले के जैसे ऑक्सीडाइज करेंगे, जैसे पहले किया था लो रिएक्टिविटी सीरीज में, वैसा ही ऑक्सीडेशन करेंगे। लेकिन आगे जाके सिर्फ हीट से काम नहीं बनेगा। हम लोगों को अगर वो उसका ऑक्सीजन अगर निकालना है तो वी लिटरली हाउ टू लेट से रिड्यूस करना पड़ता है। और रिडक्शन के लिए हम लोग किस एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं, कार्बन का। तो ZnO जो हमारा ऑक्साइड बन गया है, तुम ZnS लो या फिर Zn लेट से जिंक कार्बोनेट लो, डजेंट मैटर सल्फाइड की कार्बोनेट ग्रुप है। ऑल यू टू डू इज हीट इट अप। हीट करने के बाद इट जनरली कन्वर्ट्स देमसेल्व्स टू ZnO। एंड उसको फिर रिड्यूस करना है। ऑक्साइड तो मिल गया, सो बोथ ऑफ दीज आर ऑक्सीडेशन। एंड फिर उसके बाद क्या मिलता है अपने को, ऑल वी हैव टू डू इज जस्ट रिड्यूस इट, खाली रिड्यूस करना। सो इट्स क्वाइट सिंपल एज दैट। हाँ, इस वाला जो कैल्सिनेशन प्रोसेस है इसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि यहाँ पर जो आपकी ऑक्सीजन है वो बहुत ही कम है, लिमिटेड एयर सप्लाई है। इट्स अ वेरी वेरी लिमिटेड एयर सप्लाई। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका जो ऑक्सीजन है वो कंबाइन नहीं होगा, जिंक कार्बोनेट होगा लेकिन ऑक्सीजन ऐड नहीं कर रहे हैं हम लोग इसके साथ। ऐसे नहीं करते हम लोग, +O2 की जरूरत नहीं है। बिकॉज दिस प्रोसेस डजेंट वर्क लाइक दैट। आपको क्या करना है, लिमिटेड एयर में उसको हीट करना है, दैट मीन्स ऑक्सीजन है ही नहीं। तो उसका खाली CO2 गैप निकलता है और ZnO ऑक्साइड उसी से बनता है। सेम से अपने क्या मिलता है, ZnO एंड CO2, दैट्स इट। मतलब इट वर्क्स लाइक समथिंग लाइक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के जैसा काम करता है। सो दिस इज हाउ वी गेट अवर जिंक टिल नाउ। अभी आगे का देखते हैं। ये हमारा हो गया था लिटरली अबाउट मिडल एक्टिविटी सीरीज। अब उससे भी भयानक हमारे पास है, दैट इज टॉप एक्टिविटी सीरीज। लेकिन उसके बीच में कुछ केमिकल रिएक्शन है, वो देख लेते हैं। Besides using carbon to reduce metals oxide to metal, sometimes displacement reaction can also be used. तो वो क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको वो कार्बन हमेशा यूज करने की जरूरत नहीं है। कार्बन कब यूज किया हमने, ये वाला कार्बन। वो बोल रहे हैं कि कार्बन इज ऑलवेज नॉट नेसेसरी कि आप रिडक्शन के लिए यूज करो। आप उसकी जगह पे डिस्प्लेसमेंट का भी यूज कर सकते हो। मतलब मतलब वी आर ट्राइंग टू डिस्प्लेस सपोज लेट्स से द मेटल फ्रॉम इट्स पर्टिकुलर ऑक्साइड या फिर सॉल्ट वॉट एवर इट इज, टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल। ओके, डिस्प्लेसमेंट यूज कर रहे हैं। द हाईली रिएक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मेटल्स ऑफ लोअर एक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। मतलब वो दो मेथड आपको बोल रहे हैं। एक बार आपको ऑक्साइड मिल गया, मेटल ऑक्साइड मिल गया, इसमें से अगर आपको ऑक्सीजन चाहिए, सॉरी मेटल चाहिए, तो यू हैव टू वेज। कौन से? फर्स्ट यू इधर कार्बन के साथ रिड्यूस कर लो, आप कार्बन के साथ रिडक्शन रिएक्शन कर लो, तो फिर उसका ऑक्सीजन निकल जाता है, मेटल मिल जाएगा आपको। या फिर यू डू वन थिंग, यू यूज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए चलो मान लो ये हमारा मेटल है, जिंक ऑक्साइड लो। और मान लो कोई हम लोग यूज कर रहे हैं कोई पर्टिकुलर मेटल टू सपोज डिस्प्लेस दिस जिंक। तो कौन सा मेटल यूज करना पड़ेगा? तो वो तो रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर डिपेंड करेगा। दैट मीन्स हमारा रिएक्टिविटी सीरीज कौन सा है, प्यारा सुप्रीम कोर्ट, माजल एंड हाई कोर्ट मैसेज, राइट।
अगर हमको जिंक को रिप्लेस करना है, जिंक कहां पर है, यहाँ पे ये रहा जिंक, मतलब वी हैव टू यूज फ्रॉम विच वन, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट के लिए चाहिए, जो ब्लैंक स्पेस है, मैं जो ब्लैंक स्पेस लिखा हुआ है इसके अंदर मैं किसको डाल सकता हूँ, इन लोगों को, मतलब उसके आगे वालों को डाल देना है जो हाई रिएक्टिविटी वाले हैं, क्योंकि तुमको पता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वर्क्स ओनली इफ आपके पास हायर रिएक्टिविटी का कोई मेटल हो। तो पोटेशियम या फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इसमें से तुम कुछ भी डालो, दिस पर्टिकुलर रिएक्शन विल स्टिल वर्क। तो देर आर टू वेज, लेट अस सी उन्होंने कौन सा किया। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन मैग्नीज और डाइऑक्साइड इज हीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ओके, तो इसमें क्या कर रहे हैं, मैग्नीज है और एल्यूमिनियम है, ऑब्वियसली एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीज, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं वो डिस्प्लेस कर रहे हैं, एल्यूमिनियम किसको डिस्प्लेस करेगा, मैग्नीज को डिस्प्लेस करेगा, तो मैग्नीज अलग निकल जाएगा एंड व्हाट वी आर गेटिंग इज Al2O3। लेकिन इस रिएक्शन का इशू है, देखो टेक्निकली द रिएक्शन शुड वर्क समथिंग लाइक दिस, MnO2 एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम किसको हटा रहा है, मैग्नीज को हटा रहा है। अब उसकी वैलेंसी सपोज लेट अस से, एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो व्हाट इज गोइंग टू क्रिएट, प्लस Al2O3 बना देगा। ऐसा रिएक्शन काम करना चाहिए, लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम, इस रिएक्शन के अंदर कुछ एक्स्ट्रा तैयार होता है एंड दैट एक्स्ट्रा इज हीट। मतलब ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मतलब दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो, ये डिस्प्लेसमेंट भी है और ये एक्सोथर्मिक भी है। ये रिएक्शन स्पेशली कुछ देने का रीजन, पहला वो तुमको ये बता रहे कि कार्बन के साथ रिडक्शन करना इज नॉट दी ओनली वे, आप उसको डिस्प्लेसमेंट के थ्रू भी करवा सकते हैं। लेकिन दूसरा वो क्या बता रहे हैं, ये स्पेशल रिएक्शन क्यों है कि इस रिएक्शन को हम लोग यूज करते हैं कमर्शियली। तो क्या यूज है इसका, तो दिस रिएक्शन आप देख सकते हैं काफी हीट तैयार होती है इसके अंदर, ट्रिमेंडस हीट, इट्स हाईली एक्सोथर्मिक, इट छोटी मोटी हीट नहीं है, बहुत ज्यादा गर्म होता है ये। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज सो लार्ज दैट द मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द मोल्टन स्टेट। ये चीज ध्यान में रखना है, वो क्या बोल रहे हैं पता है क्या, जो मेटल आपका बन रहा है वो मोल्टन स्टेट में तैयार होता है। व्हाट डू यू मीन बाय मोल्टन, मतलब सेमी लिक्विड स्टेट में, मतलब ये रिएक्शन का प्रोडक्ट अपने को जनरली सॉलिड मिलना चाहिए ना मेटल बोले तो अपने को इतनी गर्म रिएक्शन है ये कि अपने को ये किस में मिलता है, मोल्टन स्टेट में। ये उसका इशू है, मतलब ये रिएक्शन इतनी एक्सोथर्मिक है कि मोल्टन स्टेट पे अपने को मेटल्स मिल रहे हैं। अब उसका फायदा क्या है, देखो इनफैक्ट द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम, देखो कैसा रिएक्शन करवा रहे हो आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का, क्या एल्यूमिनियम सच में रिएक्टिव है आयरन से, लेट अस चेक। ये रहा मेरा एल्यूमिनियम, दिस इज माई एल्यूमिनियम एंड दिस इज माई आयरन, ऑब्वियसली एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू आयरन, तो उसको डिस्प्लेसमेंट करेगा वो। तो Fe2O3 ये ऑक्साइड हमको मिला, उसके बाद हमने एल्यूमिनियम डाला उसके अंदर, एल्यूमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस किया, क्रिएटेड Al2O3, आयरन मिल गया, करेक्ट, एंड हीट मिल गई। लेकिन उन्होंने क्या बोला है, मोल्टन स्टेट में मिलता है, राइट, वट एवर द मेटल वी गेट इट इज इन मोल्टन स्टेट, ये मोल्टन स्टेट में होता है। ओके, तो इसका फायदा क्या है फिर, तो इन फैक्ट द रिएक्शन बिटवीन इज यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड लेट्स से मशीन पार्ट्स। तो देखो मान लो आप रेलवे ट्रैक डाल रहे हो, रेलवे ट्रैक को तुमने देखा ही होगा एटलीस्ट मूवीज में, रेलवेज में, किधर तो भी देखा होगा, तो जो ट्रैक्स होती हैं वो किसके बने वाले रहते हैं, आयरन पीसेस, राइट, एंड वो लंबे लंबे रॉड्स बनाते हैं। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि वो कंटिन्यूस रॉड नहीं बनाते, मतलब दिस रॉड फिर उसके आगे एक दूसरा रॉड डालते हो ऐसा, एंड इट गोज ऑन एंड ऑन, मैं ऐसे मतलब ऐसे उनके पास रॉड्स है, रॉड के रॉड एक के बाद एक। अब इसके अंदर हम लोग गैप नहीं रख सकते, गैप रखेंगे तो रेलवे स्लिप हो जाएगी, तो हमको इस गैप को बंद करना पड़ता है। तो कैसे करें, उसको ज्वाइन करके, नाउ ज्वाइन करने के लिए हम लोग कौन सी रिएक्शन यूज करते हैं, ये वाली, दिस वन, इसका नाम क्या है, इट्स कॉल्ड एज थर्मिट रिएक्शन, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछता है, इट्स कॉल्ड एज थर्मिट रिएक्शन। तो बेसिकली थर्मिट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ exothermic reaction also and displacement reaction also, in which your aluminium is displacing iron from its oxide, और फिर ये हीट बनती है। हीट के बाद कैसा, ये आपका मोल्टन बन रहा है ना आयन, वो एकदम मेल्ट लिक्विड स्टेट में रहता है, तो वो उस गैप में भर जाता है, वो जो आपका जो गैप है ना बीच में, उस गैप में वो भर जाता है, मेल्ट मेल्ट होके मोल्टन स्टेट में, और फिर ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद इन दोनों का जो जॉइंट है वो बन जाएगा। मतलब ये रिएक्शन कैसे करवा रहे हैं, इस रिएक्शन का नाम क्या है, थर्मिट रिएक्शन। कैसे करवाते हैं, Fe2O3 ले लो, एल्यूमिनियम डालो, एल्यूमिनियम उस आयन को ये करेगा, डिस्प्लेस करेगा, Al2O3 बनाएगा, आयन बनाएगा, हीट बनाएगा। यही हीट की वजह से ये आयन किस में होता है, मोल्टन स्टेट में होता है।
और इसी मोल्टन स्टेट की वजह से हम लोग दो ट्रैक्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, थर्मिट रिएक्शन। चलिए कुछ पूछ लेते हैं इसके अंदर, अगर डाउट है तो टू द रेस्ट। ये बहुत ही ज्यादा इजी है। द मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव। कैसे होते हैं, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय हिटिंग विद कार्बन। तो आगाव लोग हैं, मतलब ये इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं कि हम लोग सिर्फ उसको हीट करके कार्बन के साथ उसको रिमूव नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ sodium, magnesium, calcium, aluminium to the respective metals. This is because these metals have more affinity for oxygen than carbon. तो ये इशू है। हम लोग उसमें का देखो, मान लो आपके पास मैग्नीशियम को ले लो, मैग्नीशियम को ले लो, मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लो। प्रॉब्लम क्या है, अगर आपके पास सपोज लेट से मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है, एंड इफ मैग्नीशियम ले लो, नहीं तो ये एक ले लो, क्या बोल सकते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड लिया तो भी चलेगा। लेट अस टेक कोई ऐसा एग्जांपल कि जो थोड़ा ज्यादा रिएक्टिविटी का है, कैल्शियम को ले लेते हैं। ओके, तो कैल्शियम ऑक्साइड है सपोज, ठीक है, और इसमें से हम लोग कैल्शियम को सेपरेट करना चाहते हैं, तो हमने कार्बन डाल दिया। हमारे पास दो मेथड है ना, एक तो डिस्प्लेसमेंट करवा दो, नहीं तो रिड्यूस करवा दो। हम रिड्यूस का मेथड यूज कर रहे हैं, तो कार्बन ने टेक्निकली कैल्शियम को हटा के ऑक्सीजन के साथ CO2 बनाना चाहिए। लेकिन इशू क्या हो रहा है यहाँ पे कि कार्ब ये जो कैल्शियम है, इसके पास दो ऑप्शन है। एक तो वो ऑक्सीजन को चिपक के रह सकता है, या फिर वो कार्बन को चिपक के रह सकता है। अब प्रॉब्लम ये है कि कैल्शियम इज मोर, उसकी एफिनिटी किसके पास है, ऑक्सीजन के पास। व्हाट डू यू मीन बाय एफिनिटी? एफिनिटी मतलब अट्रैक्शन। ओके, तो कैल्शियम का अट्रैक्शन ज्यादा किसके पास है, ऑक्सीजन के पास, एज कम्पेयर टू कार्बन। तो कार्बन तो आ जाता है वहां पे कि भाई बॉन्ड बना लेंगे, कुछ कर लेंगे। कैल्शियम बोलता है मैं, मेरी काफी एफिनिटी है ऑक्सीजन के साथ, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। मतलब बेसिकली कैल्शियम इज मोर अट्रैक्टेड टू ऑक्सीजन, इज नॉट रेडी टू लीव दैट ऑक्सीजन। तो हमारे पास ये मेथड काम नहीं करेगा। ओके, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, दूसरा मेथड क्या है? इन द चैट बॉक्स यू कैन राइट डाउन। पहला मेथड तो फेल हो गया हमारा, मतलब कार्बन वाला रिडक्शन वाला मेथड काम नहीं कर रहा है। व्हाट इज द अनदर मेथड? हमने दो मेथड पढ़े हैं अभी तक, टू रिमूव ऑक्साइड एंड मेटल को सेपरेट करना, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट किसके ऊपर काम करता है, रिएक्टिविटी के ऊपर, करेक्ट। अब तुम मुझे बताओ, अगर 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 हमको ये वाले एलिमेंट चाहिए, कौन से, ये वाले एलिमेंट चाहिए, ये सामने वाले जो हाई रिएक्टिविटी सीरीज में है, इनको हम लोग डिस्प्लेस करवा सकते हैं क्या किसी से? वो खुद ज्यादा इतने रिएक्टिव हैं, हम लोग कैसे करवाएं उनको, किससे किससे डिस्प्लेस करवाएं? हाँ चलो ठीक है, एक आधा एलिमेंट आगे का कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हो जाएगा। लेकिन जैसे कि पोटेशियम हो गया, पोटेशियम को कैसे एक्सट्रैक्ट करना फिर? पोटेशियम के तो आगे तो है ही नहीं कोई अपने पास। आर यू अंडरस्टैंडिंग कि व्हाई वी कांट यूज डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस? द रीजन बिकॉज दे आर ऑलरेडी हाईली रिएक्टिव। डिस्प्लेसमेंट वर्क्स ऑन रिएक्टिविटी लॉजिक। अगर रिएक्टिविटी ही इन एलिमेंट्स का हाई है, हम लोग डिस्प्लेस कैसे करवाएंगे उसको? आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये पार्ट पार्ट बता दो इन द चैट बॉक्स, और प्लीज रेज द हैंड कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि हमारा डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट भी काम नहीं करेगा इसमें। ओके, सो लेट अस गो फॉर समथिंग मोर, दूसरे ऑप्शन देखते हैं फिर। दिस मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। रिडक्शन ही चूज करे क्या? और देखो, ऑक्सीजन निकालना है तो ऑक्सीजन तो रिमूव करने का प्रोसेस रिडक्शन, प्रोसेस रिडक्शन ही यूज कर रहे हैं, सिर्फ कार्बन से रिड्यूस नहीं कर रहे हैं। कार्बन से कार्बन का रिडक्शन तो मेथड काम नहीं कर रहा है, फिर डिस्प्लेसमेंट का भी काम नहीं कर रहा है। अभी तीसरा इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, चलो देख लेते हैं तीसरा कैसा काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स। ओके ठीक है, तो क्लोराइड फॉर्म में चाहिए वो। इतनी देर कौन से फॉर्म में लिया अपन ने, और ऑक्साइड फॉर्म में। अभी कौन सा ले रहे हैं, क्लोराइड फॉर्म में। अच्छा ठीक है, देखते हैं क्यों और कैसे। द मेटल्स आर डिपॉजिटेड एट द कैथोड whereas the chlorine is liberated at the anode। क्या कर रहे हैं, मेटल कहां पे डिपॉजिट हो रहा है, कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है, एंड whereas the chlorine is liberated at the anode, the positively charged reaction। ओके ठीक है, लेट अस सी। आपने सोडियम क्लोराइड अगर लिया NaCl, इसका रिएक्शन आपने इलेक्ट्रोलिसिस करवाया, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, तो NaCl के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उसको सेपरेट करेंगे पानी के अंदर डालने के बाद। इट विल कन्वर्ट टू व्हाट, Na प्लस एंड Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये प्लस है तो किसके पास जाएगा, किसी निगेटिव इलेक्ट्रोड के पास। निगेटिव इलेक्ट्रोड कौन रहता, कैथोड। ओके, तो ये कैथोड पे जमा होगा, और ये क्लोरीन किस पे जमा होगा,
एनोड पे जमा होगा। बस हो गया, हो गया। सो व्हाट वी आर डूइंग इज बेसिकली वी हैव लेट्स से रिमूव्ड वो तुम्हारा क्या बोलते हैं जो ऑक्साइड था या फिर उसके साथ जो भी चिपका हुआ है, हम लोग किसके थ्रू लेट्स से प्रोसेस के थ्रू रिमूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के थ्रू रिमूव कर रहे हैं। अभी इज इट रियली नेसेसरी कि हर बार क्लोराइड्स हो? टेक्निकली नॉट। अगर आपका सोडियम ऑक्साइड भी है तो फिर भी काम करेगा। मुझे एक चीज बताओ, डू यू रिमेम्बर दैट रिएक्शन, वो इसका, एक मिनट लेट मी यहाँ पे थोड़ा स्पेस बनाने दो, मुझे खाली इतना बताओ वो इसके साथ क्या हुआ था। हमने स्टार्टिंग में केमिकल रिएक्शंस देखे थे कुछ, मेटल्स को जलाने के, मतलब लाइक ऑक्सीजन के साथ कंबशन रिएक्शन कुछ देखे थे। तुमको याद है मेटल को जब हम लोग जलाते हैं तो वो पहले मेटल ऑक्साइड तैयार करता है, राइट? और मेटल ऑक्साइड को फिर से गर्म करने के बाद बेसिकली लाइक पानी के अंदर इट क्रिएट्स दैट लेट से उसका कंप्लीट हाइड्रोक्साइड तो कुछ बनाता है। तुमको याद है सोडियम ने क्या किया था? सोडियम को जब जलाया था हमने, उसने Na2O बनाया था क्या? क्या उसने स्किप किया था? उसने स्किप किया था कि उसने सच में बनाया था? डू यू रिमेम्बर? शायद काफी समय हो गया उसको। लेट अस सी द रिएक्शन, तुमको याद नहीं आएगा वो। लेट मी शो इट टू यू अगेन। ओके, ये रहा। हाँ, अपना कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड बनाया, देखो यहाँ पर मेटल से सपोज मेटल ऑक्साइड बना रहे हैं ये वाला, और सोडियम का कहाँ है? हाँ, ये वाला। सी, सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम डिजोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस अल्कलीज, राइट? मतलब डायरेक्टली हमारे हाइड्रोक्साइड्स बन रहे हैं। ओके, अभी आपको एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, सपोज आपका अगर ज्यादातर सपोज बनने वाला है हाइड्रोक्साइड पानी के साथ, तो नेचर में हमको ऐसे कंपाउंड्स मिलेंगे क्या? मतलब इज इट रियली पॉसिबल कि हमको हमेशा मिले, कि इज इट पॉसिबल कि वो पानी के साथ कंबाइन होके दे विल जस्ट क्रिएट NaOH एंड वी माइट नॉट नेवर गेट इट? क्या लगता है, इज इट पॉसिबल? समझ में आ रहा है कि तुमको ऑक्सीजन रहो कि क्लोराइड रहो, इट डजेंट मैटर वो किसके साथ है, लेकिन इसका क्या इशू है Na2O का, दिस इज हाईली अनस्टेबल, अनस्टेबल है। आपका NaCl कैसा है, सॉल्ट है, इट इज वेरी स्टेबल, तो उसका हम लोग कैसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवा सकते हैं। लेकिन आपका जो Na2O है, पानी में डालने के बाद क्या बनेगा बोलो? ये रिएक्शन सपोज मान लो यही रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं, ये रिडक्शन वाली, Na2O को पानी में डाल दिया हमने, अभी थोड़ी देर पहले देखा क्या होता है, क्या बनाते हैं ये लोग? अगर Na2O पानी में डाल दिया, क्या बनाएगा? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ, विच कंपाउंड विल बी क्रिएटेड इफ यू आर एडिंग Na2O इन H2H2? वेरी इजी, कौन सा कंपाउंड बनाएगा? NaOH टेकन ट्वाइस, NaOH टेकन ट्वाइस कि NaOH ट्वाइस क्यों बनाएगा? NaOH रहता है ना, हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी 1, सोडियम का 1, NaOH। ओके, सो NaOH अगर तुम्हारा बना है, इसको सेपरेट करना जरा हार्ड है, राइट? NaOH तुम्हारा केमिकल बन रहा है, राइट? इसको तुम सेपरेट करने के लिए काफी मुश्किल जाएगा तुमको, ऑब्वियसली यू कैन सेपरेट, बट टू सेपरेट दिस टू Na+ एंड OH- वुड बी क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि ये काफी स्टेबल कंपाउंड है। तो इसकी जगह पे हम लोग किसको यूज करते हैं? क्लोराइड फॉर्म्स की। इज इट पॉसिबल कि हम लोग इससे भी करवा दें? यस, लेकिन द मोस्ट प्रेफरेबल वे इज कि आप उसके क्लोराइड यूज कर लो, रादर देन गोइंग फॉर सोडियम ऑक्साइड, यू गो फॉर सोडियम क्लोराइड्स, दैट विल बी मोर करेक्ट, उससे आपको जल्दी से मिल जाएगा विदाउट एनी इशू। ठीक है, चलिए अब मुझे एक चीज बताओ, ये रिएक्शन कैसी होगी तुम्हारी वो एल एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम की अगर हम लोग रिएक्शन करवा ही रहे हैं, तो एल्यूमिनियम को कैसे करवाएंगे? कौन सा लेंगे, ऑक्साइड लेंगे, क्लोराइड लेंगे? इतना डिस्कशन में एटलीस्ट तुमको उतना तो समझ में आ गया होगा। एल्यूमिनियम को अगर रिमूव करना है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से, व्हाट वी विल डू, वुड विल वी टेक क्लोराइड और ऑक्साइड? अभी देखे ना यार, कम ऑन। ओके, ओनली वन,
सिर्फ एक ही दे पा रहे हैं आंसर। व्हाट अबाउट अदर्स? क्लोराइड। ओके ठीक है, तो क्लोराइड यूज करेंगे हम लोग। क्लोराइड को यूज करके हमारी रिएक्शन हो जाएगी फिर। AlCl3 को पानी में डालेंगे, इट विल क्रिएट Al3+ एंड तुम्हारा Cl-। एल्यूमिनियम किधर जमा होगा? चलो जल्दी से बताओ, एल्यूमिनियम किधर जमा होगा? एल्यूमिनियम पॉजिटिव है, कैथोड की एनोड? पानी में डाल दिया हमने, Al3+ बन गया कैथोड। ओके, एंड व्हाट अबाउट Cl- एनोड? हो गया, हो गया, आपका पार्ट अपना हो गया। सो लेट मी जस्ट आस्क इट। मेन क्वेश्चन, रिफाइन करना भी क्यों पड़ता है? मतलब अभी हो गया ना, मेटल मिल गया, सब कुछ हो गया, रिफाइन क्यों करवाना? ओके, तो देर इज अ प्रॉब्लम। लेट अस सी क्या प्रॉब्लम है। द मेटल्स प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब्ड अबव आर नॉट वेरी प्योर। प्रॉब्लम यह है कि जो भी हमको मेटल मिला ऊपर के रिएक्शन में, वो सभी प्योर नहीं है। दे कंटेन इम्प्यूरिटीज विच मस्ट बी रिमूव टू ऑब्टेन प्योर मेटल्स। तो उसमें कुछ ना कुछ तो इम्प्यूरिटी रहती ही रहती है, क्योंकि तुम कैसा है, तुम एक कंटेनर में कर रहे हो रिएक्शन, ऑब्वियसली कुछ इम्प्यूरिटीज रहने ही वाले, इवन तो अपने को मेटल मिला है और हमको प्यूरेस्ट फॉर्म का मेटल चाहिए। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे फिर? द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ये चीज ध्यान में रखें। अब बच्चे इसमें और इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। एक चीज ध्यान में रखो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के साथ हमको मेटल मिलता है, वो भी कैसा? इम्प्योर मेटल। ये प्यूरिटी बढ़ाने के लिए, तुम ऐसा समझ लो ये वाटर फिल्टर के जैसा है। मतलब इट इट फिल्टर्स योर मेटल, बेसिकली क्रिएट्स अ प्योर मेटल। मतलब ये रिएक्शन के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं? इम्प्योर मेटल टू प्योर मेटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऐसी रिएक्शन है, इम्प्योर मेटल टू प्योर मेटल कन्वर्ट कर लो। So electrolytic refining, many metals such as copper, zinc वगैरह are refined let's say electrolytically. In this process, the impure metal is made the anode and this strip of pure metal is made cathode. Underline कर लो एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत पूछते हैं कि जिसको प्यूरिफाई करना है वो कहाँ लगाएंगे, और जो हमारा प्यूरिफाइड मेटल मिलेगा वो उसको कहाँ लगाएंगे। ओके, देखो भाई, तुम बताओ, जो भी तुम सॉल्यूशन कर रहे हो इलेक्ट्रोलाइट्स में, मेटल कौन से आयन बनाता है, पॉजिटिव की नेगेटिव? तुम बताओ। चलो मान लो कुछ सॉल्यूशन ले लो, मेटल किस प्रकार के आयन बनाता है, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव बनाता है, एग्रीड। आयन क्रिएटेड बाय मेटल इज पॉजिटिव। ओके ठीक है, फिर कौन से इलेक्ट्रोड पे जाएगा, अट्रैक्ट किसकी तरफ होगा? समबडी नेगेटिव। हु इज दैट समबडी नेगेटिव? पॉजिटिव है, मेटल आर पॉजिटिव आयंस। अब उसको हम लोग क्या करेंगे, समथिंग नेगेटिव पे जाएगा, दैट समथिंग नेगेटिव इज व्हाट? कैथोड। एग्रीड। कैथोड पे जमा होंगे ना फिर वो प्योर, मतलब कैथोड पे प्योर जमा होंगे। ओके ठीक है, फिर इम्प्योर कहाँ लगाएंगे फिर? इम्प्योर कहाँ लगाएंगे? एक ही ऑप्शन बचा है, बोलो। अगर प्योर कैथोड पे जमा होने वाला है तो इम्प्योर कहाँ लगाएंगे फिर? एक तो यूज कर लिया ना अपन ने, तो कहाँ लगाएंगे अभी? एनोड पे। एक ही ऑप्शन बचा है, एनोड पे लगा दो, कैथोड पे जमा होगा। ओके ठीक है, सो लेट अस टॉक अबाउट दिस। ये देखो ये रिएक्शन क्या कर रहे हैं, मतलब उन्होंने एनोड पे क्या लगाया है? इम्प्योर लगाया है। एनोड पे इम्प्योर मेटल लगाया उन्होंने, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या हो रहा है, जो ये कॉपर है, कॉपर के आयंस बन रहे हैं CO2+, और वो किसके अंदर जमा हो रहा है? हमारे प्योर मेटल की तरफ, मतलब दैट इज कैथोड की तरफ जमा हो रहा है। यहाँ पे प्योर जमा हो रहा है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ पर एनोड छोटा छोटा होता जाएगा और कैथोड बड़ा बड़ा होता जाएगा। ये स्टेटमेंट एक बार बोलो, बराबर है क्या? ये रिएक्शन जब शुरू करेंगे हम लोग थोड़ी देर के बाद, एनोड छोटा 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 होता जाएगा, बिकॉज उसकी पूरी मतलब जो आयंस में कन्वर्ट हो रहा है वो, एंड ऑल द आयंस विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड, तो कैथोड बड़ा बड़ा होगा। तो कैथोड के ऊपर अपने को मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट जो भी हो कैथोड पे मिलेगा, और जो उसके अंदर का कचरा था वो मेटल के अंदर का, एनोड के ऊपर का, वो सब नीचे जमा हो जाएगा। उसको बोलते हैं एनोड मड। क्या बोलते हैं? एनोड मड। मड मतलब बेसिकली वो मड नहीं है, चिखल जैसा मड नहीं, बट टेक्निकली वी आर सेइंग इट इज एनोड मड। दैट मीन्स एनोड इम्प्यूरिटी। एनोड की जो गंदगी है हमारे मेटल के अंदर की, वो सब नीचे जमा हो जाएगी, इम्प्यूरिटीज, और हमको क्या मिलेगा? प्योर मेटल एट कैथोड। ओके,
Now, next point. An equivalent amount of pure metal from the electrolyte is deposited on the cathode. The soluble impurities goes into the soluble, whereas the insoluble impurities settle down at the bottom of the anode are known as anode mud. इसको अंडरलाइन कर लो. दो टाइप के impurities वहां पे मिल रहे हैं. एक soluble impurity कि जो पानी के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे, और एक insoluble impurity मतलब जो डिजोल्व नहीं होंगे पानी के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? एनोड मड. बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है. एनोड मड ये इंप्यूरिटी है, लेकिन कैसी? इनसोल्यूबल. और सोल्यूबल इंप्यूरिटी कहां गई फिर? पानी में. सोल्यूबल इंप्यूरिटी कहां गई? पानी में गई. ओके, वाटर सोल्यूशन. चलिए, सो लेट मी आस्क यू अबाउट दिस. आंसर कीजिए. पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनरल? मिनरल क्या होता है? मिनरल क्या होता है जिससे कि क्या मिलता है हमको? कोई एलिमेंट. कोई एलिमेंट मिलता है, कोई मेटल मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज मिनरल, राइट? ओके. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओर एंड मिनरल? ओर में ऐसा क्या रहता है? जल्दी बताओ भाई कमेंट सेक्शन में. और वो वर्ड क्या है? कीवर्ड. कीवर्ड क्या है वो? ओर इज अ मिनरल. ओर इज अ मिनरल. हाँ, लेकिन कैसा? ओर इज अ मिनरल फ्रॉम विच अ सर्टन एलिमेंट और मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली. प्रॉफिटेबली निकाल सकते, वही ना? कमर्शियली मतलब. द कीवर्ड वी आर लुकिंग फॉर इज प्रॉफिटेबली और कमर्शियली. कमर्शियल वैल्यू जिसका है. गैंग के बारे में बताओ. गैंग क्या होता है? व्हाट इज गैंग? कैच करना. तुम्हारे को एक भी आंसर कैसे नहीं आ रहा है? चलो, तुमको लाइन भी बता देते हैं, बोलो अभी एटलीस्ट पढ़ के बता दो. व्हाट इज गैंग? चैट सेक्शन में लिखो भाई. कीवर्ड्स. कीवर्ड्स लिख दो एटलीस्ट. पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कीवर्ड्स. गैंग क्या है? एक वर्ड में बता दो. चलो, हाईलाइट करके दिए हैं अभी. ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प. बुक में देखो, कुछ भी करो, लेकिन आंसर बताओ. नेम टू मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट. चलो भाई, बुक में देख के बताओ, नहीं तो कैसे भी करके बताओ, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प. तुम्हारे से आना चाहिए. हाँ, एक बराबर है. गोल्ड. ओके, गोल्ड. और नहीं, अपने बुक के दे दो सीरीज के हिसाब से. गोल्ड एंड रिएक्टिविटी सीरीज के लास्ट के दो दे दो ना यार. लास्ट के दो में कौन है? सिल्वर एंड गोल्ड. हाँ, प्लैटिनम ऑल्सो, बट दो दे दो लास्ट के अपने जो रिएक्टिविटी सीरीज के हैं. गोल्ड एंड सिल्वर. व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड? बोलो. कौन से मेथड रहते हैं मेटल को उसके ऑक्साइड से निकालने के लिए? आपने तो तीन तीन सीखे हुए हैं. बोलो. पहला. ओके, रिडक्शन. रिडक्शन. सेकंड, डिस्प्लेसमेंट. ओके. और वो हम लोग ये यूज कर सकते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन? बट दैट इज फॉर क्लोराइड्स, राइट? क्लोराइड्स के लिए, वो ऑक्साइड्स के लिए नहीं. ओके. सो रिडक्शन विथ कार्बन लिख देते हैं फिर, सो दैट कंफ्यूजन नहीं होगा. रिडक्शन विथ कार्बन एंड डिस्प्लेसमेंट, दैट विल वर्क फॉर अस. क्योंकि हमने जो ऊपर देखे थे ऑक्साइड के, तो उतने बोले. हाँ, रही बात तुम्हारे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की, बट दैट इज ओनली फॉर क्लोराइड, सॉल्ट के फॉर्मेशन के लिए वो. ठीक है. चलिए, लेट अस टॉक अबाउट करोजन नाउ. तो करोजन के बारे में तुमको ऑलरेडी पता है. सो हम लोग सिर्फ इसमें का ये देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो सिल्वर का कलर क्या होता है? अंडरलाइन कर लो प्लीज, ये जस्ट डेटा है. तो वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू द डिटेल, हम सिर्फ देखेंगे कि क्या याद करना है इसमें से. सिल्वर का कलर क्या रहता? ब्लैक. अंडरलाइन कर लो.
एंड वो क्यों होता है? बिकॉज इट रिएक्ट्स विद सल्फर इन एयर टू फॉर्म लेट्स से कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। हमने पहले लेसन में क्या देखा था? सिर्फ मेटल और कलर देखा था, मतलब मेटल और करोजन होने के बाद कौन सा कलर बनता है, खाली इतना ही देखा था। बट हमने ये नहीं देखा था कि क्यों बनता है। सो लेट्स से सिल्वर आर्टिकल आपका ब्लैक, लेकिन किसके साथ रिएक्ट करके बनाता है वो? सिल्वर सल्फाइड बनने के बाद होता है, मतलब इट रिएक्ट्स विद सल्फर क्रिएट सिल्वर सल्फाइड, और वो ब्लैक कलर किसका रहता है फिर? सिल्वर सल्फाइड का होता है। कॉपर रिएक्ट्स विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर एंड स्लोली लूजेस इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस एंड ग्रेन्स ग्रीन कोटिंग। हाँ, तो ये भी पता है हमको, कॉपर ग्रीन कोटिंग बनाता है, लेकिन ग्रीन कोटिंग होती किसकी है? तो दिस ग्रीन कोटिंग इज कॉपर कार्बोनेट। अंडरलाइन कर लो, किसकी कोटिंग होती है वो? कॉपर कार्बोनेट की। मतलब एटमॉस्फेयर के किसके साथ रिएक्ट करेगा वो? CO2 के साथ। ठीक है। तीसरा, आयरन किसके साथ रिएक्ट करता है? मॉइस्ट एयर एंड क्रिएट्स अ ब्राउन फ्लैंकी सब्सटेंस, वो तो ऑक्साइड रहता है, आयरन ऑक्साइड। कैन भी हम लोग एक लिस्ट बना सकते हैं? बोलो। सिल्वर कौन सा कलर रहता? ब्लैक। ओके। किसके साथ रिएक्ट करता है? किसके साथ रिएक्ट करता है? सल्फर के साथ, कि जो आपके एयर में है। और क्या बनाता है? सिल्वर सल्फाइड। ओके, तो सिल्वर सल्फाइड बना, सिल्वर सल्फाइड। ओके। सेकंड, कॉपर के बारे में बताओ। कॉपर का कलर क्या होता है? ग्रीन। ओके, किसके साथ रिएक्ट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और क्या बनाता है? कॉपर कार्बोनेट। मतलब ये ग्रीन कलर किसका रहता है? कॉपर कार्बोनेट का रहता है। और ब्लैक कलर किसका रहता है? सिल्वर सल्फाइड का होता है। अब एक लास्ट वाला बचा है, आयन। ओके, आयन का कैसा रहता है? रेड ब्राउन। ठीक है, रेड ब्राउन रहता है। और किसके साथ रिएक्शन कर लेता है बेसिकली वो? मतलब मॉइस्ट एयर के साथ, मॉइस्ट एयर। और क्या बनाता है? ऑक्साइड, आयन ऑक्साइड बनाता है। बस हो गए। इतना ही याद करना है क्या? मतलब पहले लेसन में हमने कलर याद रखे, इस लेसन में क्या याद रखना है? किसके साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, मतलब वो कलर किसका है, आपको ये याद रखना है। तो ये लिस्ट है पहले लेसन के, जैसा याद कर लो, बस सफिशिएंट। ओके। ये क्या कर रहे हैं? 3 टेस्ट ट्यूब क्लीन आयरन नेल्स। ओके, लेबल टेस्ट ट्यूब, पोर वाटर इन टेस्ट ट्यूब A and cork it. Pour boiled distilled water in test tube B, add 1 ml of oil and cork it. Put some anhydrous calcium chloride in test tube C and cork it. Anhydrous calcium chloride will absorb the moisture in any form the air. Leave these test tubes for a few days and observe. Okay, ठीक है। तो आपको मुझे ये बताना है, सबसे पहला उन्होंने क्या किया है? पहले टेस्ट ट्यूब में पानी डाला, उसके अंदर आयरन नेल्स डाल दिए, ऊपर से बंद कर दिया। दूसरे इसमें क्या किया? नेल्स डाले, पानी डाला, उसके ऊपर ऑयल डाला और फिर बंद किया। तीसरे इसमें कुछ भी पानी नहीं डाला, सिर्फ कैल्शियम क्लोराइड को डाला और ऊपर से बंद कर दिया। तो इसमें रस्टिंग किसमें होगी? सिर्फ पहले वाले में। रस्टिंग किसमें होगी? सिर्फ पहले वाले में। दूसरे और तीसरे इसमें क्यों नहीं? क्योंकि दूसरे इसमें ऊपर ऑयल का लेयर है, यहाँ पे भले ही ऑक्सीजन है, भले ही यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है, मॉइस्चर है, लेकिन वो उसके साथ कांटेक्ट में नहीं आ पा रहा। ऑक्सीजन चाहिए ना तुमको, मॉइस्ट एयर के साथ बेसिकली व्हाट यू रिक्वायर इज ऑक्सीजन ऑल्सो, तो कट ऑफ हो रहा है, उसका कुछ मिल ही नहीं रहा है इसको। तो ये पानी के अंदर रहने के बावजूद क्या होंगे? रस्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर लेयर है ऑक्सीजन अपना, इसका ऑयल का। और तीसरे इसमें ये कैल्शियम क्लोराइड है, ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, कैल्शियम क्लोराइड। कैन समबडी टेल मी, कैल्शियम क्लोराइड को हमने और किधर किधर यूज किया था? In the chat section, if somebody remembers where we had used this, something called as rehydrating agent. हाँ, लेकिन विच विच रिएक्शन, कुछ कुछ याद है? HCl, गार्ड ट्यूब क्या? गार्ड ट्यूब के अंदर का, आई होप यू रिमेम्बर, गार्ड ट्यूब कुछ यूज किया था अपन ने, जब HCl के आपकी गैस बन रही थी। और रिएक्शन किसमें था वो? सोडियम क्लोराइड एंड H2SO4, राइट? कॉन्सेंट्रेटेड, जिसके अंदर हमारा वो Na2SO4 बन रहा था और HCl बन रहा था, दैट रिएक्शन। ओके। So in the test tube, the nails are exposed to both air and water. The test tube B, the nails are exposed to only water but not air. And the nails in test tube C are exposed only to dry air. So what does this tell us about the condition in which iron particles rust? चलो बताओ।
दो कंडीशन है कि एक कंडीशन है रस्टिंग होने के लिए? दो कंडीशन है, राइट? क्या क्या लगता है? वाटर, एयर, दोनों चाहिए। वाटर एयर दोनों चाहिए। अच्छा ठीक है, तो इसका कोई कंबाइंड वर्ड है? हाँ है ना, मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर इज द कंबाइंड वर्ड। कैसे? देखो, मॉइस्ट का मतलब क्या है? पानी वाला, पानी आ गया। और एयर का मतलब क्या है? ऑक्सीजन है उसमें। अभी ठीक है। मॉइस्ट एयर इज द रिक्वायरमेंट, मतलब पानी और वो एयर दोनों लगता है। चलिए पूछ लेते हैं इसमें से, अगर कुछ डाउट है तो। कोरोजन को रुकाने के लिए, सो लेट अस सी कोरोजन के अलग अलग मेथड्स क्या हैं स्टॉप करने के लिए। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग अलॉयज। वाओ। पेंटिंग मतलब क्या? मतलब हम लोग इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा रहे हैं आयन को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये तो समझ में आता ही होगा। पेंट मार लो, बहुत सारे इसमें पेंट मारते हैं। तुमने देखा होगा तुम्हारे घर के अंदर कुछ कूलर होगा, डेजर्ट कूलर या फिर और कोई आयन का चीज, उसको पेंट मार के रखते हैं। तो पेंट क्यों मारते हैं? खराब ना हो इसलिए। ऑयलिंग, ऑयलिंग भी करवा सकते हैं, उसकी वजह से भी वो कांटेक्ट में नहीं आता। तुमने अभी देखा था, ऑयलिंग अगर करवाते हैं तो आपका आयन रस्ट नहीं होता। ग्रीजिंग, सेम चीज, ग्रीज लगाओ या फिर ऑयल लगाओ, अलग अलग लुब्रिकेंट प्रोडक्ट्स है वो। गैल्वेनाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग क्या रहता है? आयन के ऊपर जिंक का लेयर चढ़ाते हैं। गैल्वेनाइजिंग मतलब क्या? आयन के ऊपर जिंक का लेयर चढ़ाते हैं एंड फिर वो प्रोटेक्टेड रहता है, आपका जो आयन है वो प्रोटेक्टेड रहता है। व्हाट इज क्रोम प्लेटिंग? तुमने तुम्हारे साइकिल का वो चमकने वाला हिस्सा देखा है? वो हैंडल बिंडल जो सामने का बहुत चमकता है, लिटरली बहुत ही ज्यादा शाइनिंग रहती है उसकी, वो क्रोम प्लेट्स रहते हैं, क्रोम प्लेटिंग रहती है उसको। ये टायर्स के इसको भी करते हैं, जो आपके गोल्स रहते हैं वो। तो क्रोम प्लेटिंग इज बेसिकली उसके ऊपर क्रोम चढ़ाते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज क्रोम प्लेटिंग। दैट इज आल्सो अनदर वे टू प्रोटेक्ट योर आयन। एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग तुमको चैट सेक्शन में लिख सकते हो ये हमने कहाँ देखा था, कौन से मेटल के रिलेटेड देखा था ये चीज हमने? एनोडाइजिंग, इफ यू कैन रिमेम्बर, हमने कौन से रिएक्शन के रिलेटेड देखा था ये? एल्यूमिनियम के, राइट? एल्यूमिनियम के रिएक्शन में देखा था। ओके अब तुम बताओ, एक सिंपल क्वेश्चन फॉर यू। इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली, एल्यूमिनियम को हमने उसके ऊपर ऑक्सीजन का लेयर चढ़ाया था, राइट? पानी के ऊपर। आयन को वैसा कर सकते हैं क्या हम लोग, पानी एंड ऑक्सीजन का लेयर चढ़ाने का? डू यू थिंक इट्स अ गुड आइडिया? बहुत ही बेकार आइडिया है वो। मतलब तुम रस्टिंग करवा दोगे लिटरली। अच्छा ठीक है, तो फिर क्या करना? आयन को आप एनोड पे लगाओ और कोई दूसरे मेटल का लेयर चढ़ाओ ना उसके ऊपर। एनोडाइजिंग इट डजंट नेसेसरीली मीन कि ऑक्सीजन के साथ ही करवाना है। यू कैन यू कैन यूज सम अनदर मेटल टू डिपॉजिट ऑन द एनोड, ठीक है? एंड एलॉयज करके भी आप कर सकते हो, कोरोजन को रुका सकते हो, एलॉयज विच विल स्टॉप। सो गैल्वेनाइजेशन एग्जाम के अंदर आपको ये पूछेंगे मेनली गैल्वेनाइजेशन होता क्या है। सो गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। छोटा सा एक पतला सा लेयर चढ़ाते हैं आयन के ऊपर जिंक का। The galvanized article is protected against rusting even if the zinc coating is broken. Can you reason this out? Okay. तो वो पूछ रहे हैं, तुम इसका रीजन बता सकते हो क्या? रीजन क्या बताने का उसमें? तुम्हारा आयन अगर है ये, उसके ऊपर तुमने जिंक की कोटिंग लगाई, ये ऐसी तुमने जिंक की कोटिंग लगाई, मान लो वो जो ऑरेंज कलर है वो जिंक की कोटिंग है, तो पहले वही खराब होगा ना, अंदर का आयन तो प्रोटेक्टेड रहेगा। पहले बाहर का लेयर खराब होगा, फिर अंदर का लेयर खराब होगा। ओके, तो हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करता है क्या फिर जिंक? नॉट फॉर एवर बट डेफिनेटली जितने दिन तक तुम कोटिंग रखते हो उतने दिन तो प्रोटेक्ट करेगा उसको, आयन को, जिंक। Alloying is a very good method for improving the properties of a metal. We can get the desired properties by this method. For example, iron is the most widely used metal, but it is never used in its pure state. Okay, तो इसको समझ के लेते हैं, आयन को प्योर स्टेट में क्यों यूज नहीं करते? तो तुमको पता है क्या प्योर स्टेट के आयन को क्या बोलते हैं? जनरल नॉलेज, तुम्हारे असेंबली में कभी पूछा गया क्वेश्चन ये? प्योर स्टेट के आयन को क्या बोलते हैं? नहीं, और क्यों बोलेंगे? ओके, माइट नॉट नो। इसको सॉफ्ट आयन बोलते हैं, सॉफ्ट आयन। सॉफ्ट आयन क्यों बोलते हैं उसको? सॉफ्ट मतलब वो लिटरली वैसा सॉफ्ट नहीं रहता, मतलब लाइक हाउ कैन आई पुट इट, मतलब जैसे कि तुम्हारा वो ये रहता है नॉर्मल कोई चीज की जो टूट जाती है, उतना सॉफ्ट नहीं होता है वो।
लेकिन रिलेटिव, जैसे कि अभी तुम पिक्चर में तुमने डायलॉग सुने होंगे, ये लोहे का हाथ है, लोहे का पैर है, क्या वो हीरो डायलॉग मारते रहता, हाँ। तो वट एवर, वो हम कॉन्सेप्ट क्या रहता है, लोहे का क्यों बोलते हैं लोहे का हाथ है, वो इसलिए क्योंकि हम लोग सिंबलाइज करते हैं कि आयन बहुत पावरफुल है, राइट, इट्स वेरी स्टर्डी, टूटता नहीं है वगैरह, हमारे दिमाग में वो लॉजिक है। सॉफ्ट आयन कैसा है ना, उसके अंदर उतना पावर नहीं रहता जितना हम लोग बोल रहे हैं। मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा लोहे का हाथ है, तो वो सॉफ्ट आयन का नहीं रहता। सॉफ्ट आयन कैसा है, थोड़ा सा वीक रहता है, मतलब उतना भी वीक नहीं कि तुम दो हाथ से उसको तोड़ दो, लेकिन वो ऑलमोस्ट वीक होता है। तो इसको स्ट्रांग कैसे बना सकते हैं हम लोग, तो उसके अंदर हम लोग थोड़ा सा कार्बन डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, कार्बन, कार्बन, नॉन मेटल। ओके, तो आयन को हम लोग हीट करते हैं कार्बन के साथ, बहुत ही कम रहता है वो 0.05, लेकिन उसकी वजह से ना आपको क्या मिलता है, स्ट्रॉन्ग आयन मिलता है। स्ट्रॉन्ग आयन, जिसको फौलाद बोलते हैं ना हम लोग, स्ट्रॉन्ग आयन। और इसको हम लोग यूज करते हैं। तुम्हारे दिमाग में जो आइडिया है ना कि आयन बहुत स्ट्रांग रहता, वो ये आयन है। वो ये आयन नहीं है कि जो मतलब बिल्डिंग को संभाल सकता है, या फिर किसी को फाउंडेशन में जो डालते हैं हम लोग, वो सॉफ्ट आयन नहीं रहता, वो स्ट्रॉन्ग आयन रहता है। मतलब बेसिकली लाइक कार्बन प्लस आयन। और कितना तुम परसेंटेज देखो ना, कितना कम है, 0.05 डाला है सिर्फ। व्हेन आयन इज मिक्स्ड विद निकेल एंड क्रोमियम वी गेट स्टेनलेस स्टील। अंडरलाइन कर लो इसको। आपको आयन के साथ क्या मिक्स करना है, निकेल एंड क्रोमियम, तो स्टेनलेस स्टील मिलता है। एग्जाम के अंदर बहुत सी बार पूछते हैं ये कि आपको स्टेनलेस स्टील के अंदर क्या डालना है, ठीक है। तो वेरी सिंपल, निकेल, क्रोमियम एंड सपोज तुम्हारा कौन सा आयन, तो इसको NiC के शॉर्ट फॉर्म में ध्यान में रखो, निक निक। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या लगता है आपको, निकेल, आयन एंड तुम्हारा क्रोमियम। और एक चीज, इसके अंदर हम लोग कार्बन डालते हैं क्या, यस, वी डू ऐड, थोड़ा सा कार्बन डालते हैं, दैट इज 0.05%। दस इफ आयन इज मिक्सड विद सम सब्सटेंस, अच्छा हाँ ये देख लो, तुम्हारे घर के अंदर स्टील के प्रोडक्ट्स होंगे, क्या वो उनका कोरोजन होता है, घर के अंदर कुछ होगा ना, ग्लास या फिर एनी काइंड ऑफ यूटेंसिल, प्लेट होगी स्टेनलेस स्टील की, रस्ट नहीं होती राइट वो, लेकिन वो तो आयन से बनी है। हम लोग तो कितना भी उसको पानी से धोते हैं, क्या क्या करते हैं, लेकिन फिर भी खराब नहीं होती। तो दैट मीन्स कि आयन भले ही आयन भले ही रस्ट होता हो, लेकिन आयन का एलॉय रस्ट होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। एलॉय रस्ट होने के चांसेस नहीं है। आयन रस्ट होगा लेकिन एलॉय रस्ट नहीं होगा। In fact, the properties of any metal can be changed if it is mixed with some other substance. The substance added may be a metal or non-metal. An alloy is a homogeneous mixture of two or more metals or a metal and non-metal. इसको अंडरलाइन कर लो, एग्जाम में डेफिनेशन पूछेंगे आपको, एलॉय होता क्या है, व्हाट इज एलॉय। ओके, तो देख लो भाई, एक तो आप एलॉय बनाने के लिए एक तो आप मेटल के साथ मेटल मिक्स करो, या फिर मेटल के साथ नॉन मेटल मिक्स करो, लेकिन मेटल होना जरूरी है। एलॉय बिना मेटल के नहीं रहता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। एलॉय के अंदर मेटल मेटल करो, नहीं तो मेटल नॉन मेटल करो, बट नॉन मेटल नहीं चलता है, दैट इज नॉट एलॉय। इट इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग, लेट्स से बाय फर्स्ट, ये तो होमोजीनियस, तो तुमको नाइन्थ में हुआ होगा, होमोजीनियस मतलब इतना प्रॉपरली मिक्स्ड होता है कि वी कैनॉट डिफरेंशिएट, हेट्रोजीनियस नहीं रहता, होमोजीनियस रहता। इट इज प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल एंड देन डिसॉल्विंग द अदर एलिमेंट्स इन द डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको पहले मेल्ट करते हैं, जैसे कि आयन को मेल्ट करेंगे, और मेल्ट करके उसके अंदर क्या डालेंगे, निकेल डालेंगे, क्रोमियम डालेंगे। इट इज देन कूल्ड एट रूम टेम्परेचर। बाकी कुछ नहीं है, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। अभी प्योर गोल्ड की बात करते हैं। प्योर गोल्ड मतलब कितना होता है, 24 कैरेट गोल्ड जो हम लोग बोलते हैं। तो ये सॉफ्ट होता है। तो जैसे आयन का इश्यू है ना, वैसा गोल्ड का भी है। मतलब प्यूरेस्ट जनरली कैसा है, हम लोग बोलते हैं कि प्योर गोल्ड पहनना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, 24 कैरेट का जो गोल्ड रहता है वो सबसे प्यूरेस्ट गोल्ड है, लेकिन वो टूटने के चांसेस रहते हैं। मतलब तुम उसको एज अ ऑर्नामेंट पहन नहीं सकते, मतलब हाथ का कड़ा बोलो या फिर सपोज कोई ज्वेलरी बोलो, आप उसको पहन नहीं सकते क्योंकि वो टूट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, वो प्योर गोल्ड को नंबर क्या है, 24। तो 24 मतलब 24 पार्ट्स बेसिकली। तो 24 के अंदर हम क्या करते हैं, 22 गोल्ड के लेते हैं, 22 गोल्ड के लेते हैं, और जो दो बचे हैं ना एक्स्ट्रा पार्ट्स, वो हम लोग एक तो कॉपर डालते हैं उसके अंदर, नहीं तो सिल्वर डालते हैं। अब तुम सोचोगे, अब ये तो सर मिलावट हो गई, मतलब ये तो अगाऊपना है कि हम लोग गोल्ड वाले के पास जाएंगे और फिर वो अपने को 22 कैरेट का मतलब 24 कैरेट का गोल्ड सपोज लेट से 22 के जैसा दे रहा है।
सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, 24 कैरेट का गोल्ड तुम लिए तो भी कुछ फायदे का नहीं है क्योंकि टूट जाएगा वो। इसके जगह पे तुम 22 का ले लो, 22 प्लस उसके अंदर दो पार्ट्स को किसका डाल देगा, कॉपर नहीं तो सिल्वर, डिपेंडिंग ऑन तुम क्या मांग रहे हो। तो उसके हिसाब से वो देगा और आपका फिर वो मटेरियल टूटेगा नहीं। राइट। सो व्हाई यू चेंज दिस प्रॉपर्टी, आपने प्यूरेस्ट फॉर्म का क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो टूट जाता है। इफ वन ऑफ द मेटल्स इज मर्क्यूरी देन द एलॉय इज नोन एज अमलगम, अंडरलाइन कर लो, अंडरलाइन कर लो। एलॉय का एक सेपरेट टाइप दिया तुमको, अमलगम। ओके, अमलगम क्या है, देखो अमलगम एक ये ऐसा है, अमलगम के अंदर मर्क्यूरी कंपलसरी है, मर्क्यूरी इज कंपलसरी। उसके अंदर एक्स्ट्रा तुम क्या डालते हो तुम्हारा प्रॉब्लम, लेकिन अमलगम मतलब क्या, एलॉयज ऑफ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के एलॉयज। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय इज लेस देन दैट प्योर मेटल्स। इज इट ट्रू? आपने इलेक्ट्रिसिटी लेसन में पढ़ा हुआ है, रीजन बता सकते हो क्यों? रेजिस्टिविटी किसका ज्यादा रहता है, एलॉय का कि प्योर मेटल का? हमने देखा था ना रेजिस्टिविटी केस में, एलॉयस का कम होता है कि ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, राइट। ओके, सो हाई रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय, एलॉय का हाई रेजिस्टिविटी होता है। चलिए अब ये दो एग्जांपल याद कर लो, ब्रास एंड ब्रॉन्ज, ये एग्जाम में बहुत बार आता है रे भाई। आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। इसको प्लीज ये देख लेते हैं क्या है, ब्रास एंड ब्रॉन्ज, ये एग्जाम में इतनी बार पूछते हैं कि क्या बोलना। दोनों के अंदर, एक के अंदर क्या है कॉपर एंड जिंक है, एक के अंदर क्या है कॉपर एंड टिन है, मतलब दोनों के अंदर कौन सा मेटल कॉमन है, कॉपर। कॉपर तो पक्का है, लेकिन एक के अंदर क्या है, जिंक है, और एक के अंदर क्या है, टिन है। टिन, टिन मतलब बेसिकली उसको टिन बोलते हैं, एस एन सिंबल है उसका। एंड ब्रास के अंदर क्या डालेंगे, कॉपर एंड ये क्या बोलते हैं, जिंक। ओके, सो लेट अस हैव शॉर्ट फॉर्म, इसको देख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म वगैरह कुछ है क्या, मतलब कुछ ट्रिक वगैरह। देखो, अपने को मेडल कौन से मिलते हैं, कोई भी कंपटीशन जीतने के बाद मेडल कौन से रहते हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रास रहता कि ब्रॉन्ज रहता, तीसरा मेडल ब्रॉन्ज रहता ना, तीसरा मेटल क्या रहता, ब्रॉन्ज रहता, राइट। ओके, सो ब्रॉन्ज आप ऐसा समझ लो कि आपको मेडल तो मिला है कंपटीशन में, लेकिन किसका दिया है, टिन का दिया है। तो ऐसा इस हिसाब से याद रखो। हम लोग बोलते हैं ना टीन के डिब्बे वगैरह, तुमने वो डब्ड मूवीज में सुना होगा, साईफाई मूवीज में वो रोबोट्स को बोलते हैं टीन के डिब्बे, मतलब समथिंग लाइक जस्ट एक ऐसी चीज की जिसका कोई वैल्यू नहीं है। तो ब्रॉन्ज मेडल मिलने के बाद भी तुम्हारा कुछ ज्यादा वैल्यू तो होने वाला है नहीं, क्योंकि वैल्यू किसकी होती है, गोल्ड, गोल्ड मेडल की। ब्रॉन्ज का मेडल मतलब तुमको कौन सा दिया है, कचरे का उठा के दिया है, दैट इज टिन वाला, कॉपर एंड टिन, दैट्स इट। अभी ये वंडर देख लेते हैं, दिस इज जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कुछ नहीं, कुतुब मीनार का ये आपको आएगा नहीं, आपको इंटरेस्ट है तो बाद में पढ़ लेना। ये कुतुब मीनार का सपोज लेट से आयरन पिलर है, वो रस्ट नहीं होता है, तो दैट इज स्टिल अ मिस्ट्री कि भाई उसका, उसको बनाया कैसे गया था एंड ऑल, उसके पीछे काफी बड़ी बड़ी स्टोरीज हैं, बट हम लोग उसके डिटेल नहीं देखने वाले। वो खाली खराब नहीं होता है, इतना ही आपको पता होना चाहिए। चलिए बताइए इसके आंसर्स। मेटलिक ऑक्साइड्स ऑफ जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर आर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल्स। जिंक ऑक्साइड with this, in which case will you find displacement reaction taking place? चलो भाई जल्दी बताओ किसमें हमको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, जिंक और जिंक ऑक्साइड के साथ, पॉसिबल है क्या? नहीं, राइट, जिंक और जिंक का कैसे होगा? माजल एंड हाई कोर्ट मैसेज एंड प्यारा सुप्रीम कोर्ट, चलो जल्दी जल्दी बताओ। जिंक और मैग्नीशियम, जिंक और मैग्नीशियम होगा, यस, जिंक एंड मैग्नीशियम, यस। कॉपर एंड जिंक ऑक्साइड, कॉपर यहां पर है, कॉपर कुछ ज्यादा ही दूर है, नहीं होगा, राइट। ओके, मैग्नीशियम एंड जिंक, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड जिंक, नहीं, जिंक रिएक्टिव नहीं है, नहीं होगा। व्हाट अबाउट मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मैग्नीशियम कैसे होगा? कॉपर मैग्नीशियम, कॉपर एंड मैग्नीशियम, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर एंड जिंक, यस, मैग्नीशियम एंड कॉपर, यस, कॉपर एंड कॉपर। विच मेटल्स डू नॉट करोड इजीली, बोलो भाई, कौन से मेटल इजीली करोड नहीं होते? वो लो रिएक्टिविटी वाले बता दो, लो रिएक्टिविटी वाले, राइट।
लो रिएक्टिविटी एंड एग्जांपल बता देना। लो रिएक्टिविटी मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। व्हाट आर एलॉयज? ओके, एलॉयज होमोजीनियस मिक्सचर है, हेट्रोजेनस मिक्सचर है? होमोजीनियस। ओके, होमोजीनियस। एंड व्हाट इज कंपलसरी, मेटल की नॉन मेटल? कंपलसरी क्या है? मेटल, मेटल इज कंपलसरी। ओके ठीक है, सो मेटल तो रहना ही चाहिए, बाकी आपके आपके हिसाब से देख लो, राइट? मेटल एंड नॉन मेटल, या फिर मेटल एंड मेटल? चलिए कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं फिर, अगर इसमें से है तो। ओके, सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं, लेट मी जस्ट टेल यू। देखो, हमारे पास दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास नाइन्थ के लिए है तो क्लास नाइन्थ के सब्सक्रिप्शन ये रहे। ठीक है, 1 मिनट। अगर आप क्लास नाइन्थ में से है तो क्लास नाइन्थ के लिए ये दो सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास अगर आप क्लास टेंथ के लिए है तो ये दो सब्सक्रिप्शन है। देखो, दिस इज फॉर प्लस। ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है, और ये आइकॉनिक का रेट है। ये प्लस का है, ये साइड, और ये आइकॉनिक का है। मतलब हम मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास नाइन्थ का प्लस के रेट्स, क्लास नाइन्थ के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास टेंथ के प्लस के रेट्स एंड क्लास टेंथ के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया। अभी देखो, इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस। आप जितना बड़ा लोगे, let's say जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट्स से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट? 12 महीने का देख लो कितना आ रहा है, 15,000। अगर आप 6 महीने के हिसाब से दो बार लेते तो कितना होता? 10 + 10 20,000। तो 12 महीने का 20,000 हो जाता, लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है? 15,000। तो देखो, आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा। जैसे कि मान लो आप मेरे हिसाब से तो भी क्लास नाइन्थ, क्लास टेंथ, 11th एंड 12th चारों साल का एक साथ ले लो, बहुत इजीली आपको लेकिन नो सस्ते में पड़ जाएगा। दैट इज 48 मंथ्स। तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000। ठीक है, 40,000 आपको पड़ जाएगा, लेट्स से द रेट, इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स। वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है? 83,000। अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में? क्योंकि इसके फीचर्स वैसे हैं ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है, एंड थोड़ी सा अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी, इधर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000। आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर इधर 48 मंथ्स ऑफ प्लस और इधर 48 मंथ्स ऑफ आइकॉनिक, तो 40,000 या फिर 83,000। अगर आप क्लास टेंथ के स्टूडेंट हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं। 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज टेंथ, 11th, 12th। 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000। कितना है? 32,000। तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000। एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000। तो देखो, देर आर टू रेट्स। 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है? दैट इज 32,000। एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं सो दैट इज 66,000। सो दोनों में से एक सपोज लेट्स से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा। एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान है ना, प्लस आइकॉनिक 9th का या फिर 10th का, इसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है? ऑफ है। 10% डिस्काउंट है। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है? ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा कोड? तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE 10। अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको? देखो, आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए कि आइकॉनिक चाहिए, राइट? मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो। तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है? आइकॉनिक लेना है। नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर, तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछा, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले। आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो। कोड के अंदर ये लिख देना है AS Live 10। आप कोड लिख दिए AS Live 10, फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होके आपको दिखाई जाएगी।
ठीक है, तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है AS लाइफ 10 अजिंक्य सोम के LIVE10, ASLIVE10, और उसमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूअस। ASLIVE10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो, तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को, और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स। मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है EMI की जैसे। तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको सस्ता मिले, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, AS Life 10 फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड दैट इज AS Life 10 अजिंक्य सोळुंके ASLIVE10। तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को। ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड, ठीक है। तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके, राइट। सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना, ठीक है। चलिए देन, ओके। तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो, प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक। प्लस का एडवांस वर्जन इज आइकॉनिक। सो यू कैन टेक योर CBSE प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटोर। इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है। दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये आपके ऊपर है वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार। तो आपके ऊपर है, राइट। दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स, एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट। तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट। मतलब लाइक यू नो आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी। सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे, देखो प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे। मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ। यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को, आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए, सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेटर से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस। मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है, इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है। मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे। तो जिसकी वजह से आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ, एंड यू कैन गेट योर लेट से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे। तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है। मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। देखो कैसा है ना, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स। क्यों, इसका फायदा क्या है, देखो कैसा होता है, जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट। साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर। तो इसमें वैसा नहीं है। इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है। मतलब लाइक यू नो बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं। मतलब दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब लाइक यू नो अलग अलग रहता है, एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके, राइट। नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट अ जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे।
लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं, एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक आधे टीचर की। हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का। इट माइट हैपन। तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं। अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, you can go for the rest of the, let's say, the teachers। आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं। आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, सो देर इज नो प्रॉब्लम, राइट। चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के, एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अब ये क्या है, देखो, अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट। मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दैट्स द प्रॉब्लम। सो वी हैव लाइव टेस्ट, लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है। हमारे पास क्विजेस भी हैं, मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ। आपको सपोज से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है, उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोलेट से भी ऑफर किया जाता है। तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं। उसका टाइम टेबल, यू कैन गो इन टू द क्विज सेक्शन। आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो। किसको? लेट्स से जो क्विज है डेली बेसिस पे, कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन सा